बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और हम आज इंशाल्लाह 4.6 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। इससे कबल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने 4.1 से लेकर 4.5 तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया था। तो 4.6 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। एक कार है और उसका स्टीयरिंग का जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, 16 सेंटीमीटर है। अच्छा, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। हम लोगों ने टॉर्क की वैल्यू निकालनी है अगर उसके ऊपर 50 न्यूटन का एक कपल एक्ट करे। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें गिवन डाटा है जी, रेडियस वो है जी हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद आपको फोर्स गिवन है एफ, जो कि आपके पास कितनी है जी, 50 न्यूटन। अब आप लोगों ने फाइंड के अंदर क्या करना है जी, टू फाइंड के अंदर हम लिखेंगे, हम लोगों ने टॉर्क बेसिकली प्रोड्यूस करवाना है। लेकिन यहाँ पे चूंकि कपल एक्ट कर रहा है तो हम कपल के कंसेप्ट से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे बच्चे हम लोगों ने फार्मूला जो लगाना है ना, फार्मूला आपने याद रखना है। इसके अंदर जो फार्मूला बनेगा वो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। कपल निकालते हुए आपका जो रेडियस होगा स्टीयरिंग व्हील का, ये यहाँ तक है। ठीक है, तो इस डायग्राम को आपने स्टेटमेंट के साथ मैच करना है कि यहाँ पे सिर्फ जो रेडियस आर है ना वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेंटर से लेकर इसके एंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास रेडियस है। लेकिन कपल के लिए आपने याद रखना है, ये जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, कपल के लिए आपने याद रखना है कि जब दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं तो इन दो फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमने वो लेना होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहे हैं और एक ये आ रहे हैं, तो हम 2r कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं कि हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे f मल्टीप्लाई बाय 2r। ठीक हो गया, तो यहीं से आपने एक फार्मूला याद रखना, इन केस ऑफ कपल हमारे पास स्टार का फार्मूला क्या बनता है, f इज इक्वल f मल्टीप्लाई बाय 2r। यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले ना, हमें r जो है ना, r वो 16 सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और नीचे आ जाएगा आ जाएगा 16/100 और इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो ये 0.16 मीटर में आ जाएगा। अब हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, टार्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय 2r। तो यहाँ से टार्क इज इक्वल टू एफ कितनी है बच्चों, आपके पास 50 है। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 और ये आर की कितनी वैल्यू 0.16 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी टार्क इज इक्वल टू 16 न्यूटन मीटर। तो बेसिकली कपल भी एक टार्क है, तो टार्क का यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर होता है, इसका यूनिट भी हमारे पास न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, और आपको बुक के अंदर जो स्टेटमेंट के साथ ब्रैकेट के अंदर दिया होता है ये आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर 16 न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर भी 16 न्यूटन मीटर आया, तो इसका मतलब हमारा जवाब ठीक है। अब हम चलते हैं 4.7 की तरफ। 4.7 की स्टेटमेंट है, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशन in the strings are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the frame, पिक्चर फ्रेम। ठीक है, तो इसकी ना स्टेटमेंट कुछ यूँ है, मैं आपको डायग्राम की वजह से समझाता हूँ। डायग्राम इसकी यूँ है कि जैसा आपके पास ये वाइट बोर्ड है, मैं यहाँ पे एक सपोर्ट देता हूँ, ये सपोर्ट है, और इसके साथ ना दो रस्सियों की मदद से, स्ट्रिंग की मदद से एक पिक्चर फ्रेम को ऐसे हैंग किया गया, लटकाया गया। ये समझना है कि ये हमारे पास क्या है, एक पिक्चर है और ये हमारे पास स्ट्रिंग्स है। तो आपने समझना है कि ये जो आपके पास स्ट्रिंग्स है ना, जब इसको हम पिक्चर फ्रेम के साथ बांधेंगे तो इस पिक्चर फ्रेम का जो डब्ल्यू होगा, वेट, वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और इसके अंदर डब्ल्यू की वजह से इसके अंदर भी टेंशन प्रोड्यूस होगी और इसके अंदर भी टेंशन प्रोड्यूस होगी। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास T1 है और इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास T2 है। अब आप लोगों ने ना बेसिकली इसके अंदर क्या निकालना है, आपको टेंशन T1 भी पता है और T2 भी पता है, ये हमें गिवन है। आपने जस्ट इस डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन हैं। अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जी गिवन डाटा। गिवन डाटा के अंदर आपको
T1 इसको नाम दे दे 3.8 न्यूटन है, ठीक है, और T2 है ये आपके पास है जी 4.4 न्यूटन। आप लोगों ने टू फाइंड के अंदर क्या निकालना है, W निकालना है, ठीक है। ये एक ना पिक्चर फ्रेम अब हैंग्ड है, ये नीचे नहीं मोशन कर रहा, ना ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, मतलब ये रेस्ट में है, स्टेबल है। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन के अंदर एक जिसम इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है अगर उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या हो, सिफर हो। अब यहाँ पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ना, तीन फोर्सेस एक्ट रही हैं। एक इसका वेट W है नीचे की तरफ है, एक T1 और T2 ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो लेकिन ये चूंकि रेस्ट में है तो हम इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू 0 होगा। इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो आगे हम सोल्यूशन के अंदर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे सिंस समेशन एफ इज इक्वल टू 0 है, क्या मतलब इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो उसके बाद आपने देखना है अगर समेशन एफ 0 हो मतलब इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन एक्ट कर रही हो, तो फिर आपने देखना है जो फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होंगी उनको आपने पॉजिटिव ले लेना है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही हो, नीचे की तरफ लग रही है, उसको आपने नेगेटिव ले लेना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे T1 प्लस T2, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और नेगेटिव होगा इसमें से W इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने W निकालना, W को उस तरफ भेज दें तो ये बन जाएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W। T1 और T2 की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 3.8 प्लस 4.4, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैलकुलेटर की मदद से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8.2 न्यूटन आ जाएगा। तो ये ही आपने निकालना था, तो आपका आंसर बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया जी स्टूडेंट्स। अब हम 4.8 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by 2 strings, find the tension in each strings। क्या मतलब, हमें बच्चों यहाँ पे ना एक सपोर्ट के साथ दो मैसेज अटैच किए गए हैं, एक का मैस है 5 kg और एक का है जी 3 kg। आप लोगों ने इन मैसेज को अटैच करने की वजह से इन स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन आएगी आप लोगों ने वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन डाटा लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं कि ये क्या कहता है। हम लेट कर लेते हैं कि जो पहला हमारे पास मैस है उसको हम M1 बोल देते हैं कि 5 kg है, ठीक है, और M2 जो है वो 3 kg है, ठीक है। तो ये हमें गिवन डाटा था। अब हम लोगों ने निकालने क्या है जी, फाइंड के अंदर टू फाइंड के अंदर हम लिखेंगे, हमने निकालनी है जी T1 भी निकालनी है अगर ये मैस M1 है, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि ये T1 है और ये T2 है, ठीक है। हमने T1 निकालनी है और T2 निकालनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फार्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, चूँकि ये भी पिछले केस की तरह रेस्ट में है, स्टेबल है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे, W समेशन एफ इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन के अंदर। सबसे पहले आप लोगों ने ना, हमें चूँकि मैथ्स गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं मैथ्स की वजह से इनका वेट निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है W इज इक्वल टू mg, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा था। मैथ्स m है, ये ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन g है और ये W है। अगर हमें मैथ्स का पता हो तो हम W निकाल सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेट एंड मैस, तो आपने ये बता देना W इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जी, हमें M1 की माने तो हम यहाँ पे W1 निकाल लेते हैं। W1 क्या होगा जी, M1g होगा। तो M1 कितना बच्चों 5 और g कितना होता है, ये n होती है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बच्चों बन जाएगा 50 न्यूटन, ठीक हो गया। ये हमारे पास W1 आ गया। अब हम निकालते हैं W2। W2 हमारे पास बन जाएगा जी M2g। M2 कितना बच्चों 3 है और G कितना जी 10 है, तो ये बन जाएगा जी 30 न्यूटन। W2 हमारे पास आ जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है। अब W1 आ गया, W2 भी आ गया। अब आपने स्टेटमेंट समझनी है। अब चूँकि ये 3 kg को हमने मैस 2 लिया, तो ये W2 नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो है हमारे पास T1, अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे टेंशन T1 किसके बराबर होगी और T2 किसके बराबर होगा। बच्चों समझे, यहाँ पे ना एक लम्हे के लिए ऊपर वाले को बोल के यहाँ तक देखें,
यहाँ पे क्या है जी, W2 नीचे की तरफ है, ऊपर क्या है स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ टेंशन T2 वेट, मतलब T2 बैलेंस्ड है किसके साथ, W2 के साथ। इसके ऊपर अगर हम ये फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम लगाएं तो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर कितनी लग रही है, एक ही फोर्स लग रही है, ठीक है, T2 है और एक ही नीचे लग रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि T2 हमारे पास किसके बराबर है, W2 के। तो T2 हमारे पास, W2 की वैल्यू कितनी है जी, 30 न्यूटन। तो ये आपके पास 30 न्यूटन आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने T1 निकालना। तो T1 निकालने के लिए ना आप लोगों ने यहाँ पे गौर करना है जी, T1 क्या है। अब देखिए अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर इस स्ट्रिंग के अंदर आपने देखना, इस स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स लग रही है, ठीक है, लेकिन इस टेंशन को बैलेंस किया है इसके 5 kg के वेट ने भी और 3 kg के वेट ने भी। मैं अगर यहाँ मेजर करूँ तो इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा W1। तो T1 यहाँ पे हम कह सकते हैं जी, T1 जो है वो बराबर होगी W1 प्लस W2 के। तो ये बच्चे सिंपल आ जाएगा 50 प्लस 30। तो ये बन जाएगा T1 इज इक्वल टू 80 न्यूटन, ठीक है। तो यही आपके आंसर है, एक आपके पास 80 है और एक 30 न्यूटन है। तो इस तरीके से हमारा 4.8 भी मुकम्मल हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 4.9 न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट है, अ नट हैज़ बीन टाइटेड बाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। What length of spanner is required to loosen the same nut with 150 न्यूटन फोर्स। स्टेटमेंट बच्चों कुछ यूँ है, मान ले कि ये एक नट है, ठीक है, इसको एक स्पैनर के साथ हमने टाइट किया और आपने देखा जब हमने इसको टाइट करना है तो हम क्या लगाएंगे, फोर्स को क्लॉकवाइज लगाएंगे, ऐसे नीचे की तरफ लगाएंगे। तो ये फोर्स हम F, ये गिवन है कि जब हम इसको टाइट कर रहे हैं ना तो फोर्स हमारे पास 200 न्यूटन है, ठीक है। मैं इसको ना कहता हूँ कि ये F1 फोर्स है, टाइट करने वाली जो फोर्स है वो F1 है और हम क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसका जो है ना मोमेंट आर्म लॉन्ग स्पैनर, इसके मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है उसको मैं कहता हूँ कि ये L1 है, वो हमें गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर लंबा एक स्पैनर जो है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई 200 न्यूटन की और उसको हमने टाइट कर। इसी नट को ओपन करना है और हमसे ये कहा जा रहा है कि हम कितनी लेंथ का स्पैनर यूज़ करें कि उसके ऊपर हम 150 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो वो ओपन हो जाए। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि अगर हमने इसको लूज़ करना है तो हम अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मतलब एंटी क्लॉकवाइज फोर्स F2 लगाएंगे। वो कितने लगाएंगे, 150 न्यूटन किया है। अब यहाँ पे हमने L2 निकालना है, ठीक है, कि L2 हमारे पास जैसे नीचे की तरफ हमने फोर्स लगाई थी F1 और उसकी लंबाई थी 10 सेंटीमीटर, तो उससे टाइट हो गया था। अब हमने इसको क्या करना है, ओपन करना, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स F2 लगाएंगे 150 न्यूटन की। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास इसकी लंबाई कितनी होगी, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा के अंदर हमें क्या गिवन है जी, F1 फोर्स गिवन है 200 न्यूटन की। हमें L1, इसको L1 का नाम दे दें, L1 गिवन है जी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें F2 गिवन है, F2 है जी 150 न्यूटन की। और हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, फाइंड के अंदर हम लोगों ने L2 निकालना है, ठीक है। फार्मूला हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, फार्मूला जो है वो हम सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम लगाएंगे, जिसके अंदर सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो। वो होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन टॉर्क जो है वो सिफर। अब देखें जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड में तो ये इस तरह घूम रहे, फोर्स लग रही है जिस तरह हमारे पास क्लॉक वाइज होती है इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स F1 के लगने से ये रोटेट कर जाएगा क्योंकि स्पेनर है और हमने देखा ऐसे हम फोर्स लगाने तो ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, F1 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्लॉक वाइज होगा, ठीक है। आपने ये बात रखा क्योंकि इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं F1, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो अब फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो इस वक्त जो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है क्लॉकवाइज मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट्स
इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ये स्टेटमेंट है कि जितना क्लॉकवाइज होगा मोमेंट्स इतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स होगा। ये कहता है हमारे पास सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना क्लॉकवाइज मोमेंट्स जो है वो लिख लेते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट्स मतलब टार्क, ठीक है, वो कैसे निकलेगा? ये फोर्स है और इसकी लंबाई कितनी है? एल हमारे पास है L1 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय L। क्या होता है बेसिकली? टार्क ही होता है। तो जो क्लॉकवाइज टार्क होगा वो F मल्टीप्लाई बाय L होता है, जैसा कि हमारे पास ये टार्क का फार्मूला है R क्रॉस F, तो वहाँ पे F1 और L1 है। और दूसरी साइड पे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज के अंदर F2 मल्टीप्लाई बाय L2। अब हम लोगों ने L2 फाइंड आउट करनी है, तो L2 फाइंड आउट करने के लिए F2 को इधर आकर डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा जी F1 मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडेड बाय F2, तो ये बन जाएगा जी L2। अब आप लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये बन जाएगा F1 कितना है जी 200 न्यूटन है, मल्टीप्लाई बाय L1 कितना है जी L1 हमारे पास 10 है, और ये कितना जी 150 है, तो ये L2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे, तो आपने इसको कैलकुलेटर के साथ सॉल्व भी कर लेना, ये सिफर से सिफर कट जाएगी, तो इसका जो आंसर आता है वो 13.3 सेंटीमीटर आता है। ठीक है। इस केस के अंदर आपने सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड आंसर भी सेंटीमीटर में था, तो हमने गिवन जो हमारे पास L1 था उसको भी हमने चेंज नहीं किया। अब हमारे पास 4.10 न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टेटमेंट है ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम center of uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of bar? ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, समझने वाली है न्यूमेरिकल बड़ा आसान सा, लेकिन अगर आपको समझना हो तो ये बहुत मुश्किल है। सबसे पहले आपने ना बच्चे यहाँ पे ये याद रखना है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो है ना एक रॉड है, एक बार है, जिसकी लेंथ कितनी है जी 1 मीटर है। ठीक है। अच्छा, अगर ये सारा 1 मीटर है तो इसका अगर हाफ हम ले लें, तो इस पॉइंट से जहाँ पे हमने ये एक नीचे से कार्क रखा है, इसको सपोर्ट दी, जहाँ पे जैसे ये एक हमारे पास रॉड है, इसके नीचे यहाँ से हम कोई सपोर्ट दे देते हैं, तो ये हमारे पास इसके सेंटर में पड़ी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, जहाँ भी इसका वेट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 0.5 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 0.5 हो जाएगा। मैंने इसको कैसे शो कर दिया, एक को मैंने ये कर दिया, यहाँ से लेकर एरो बनाया और यहाँ तक 0.5 है, तो ये भी हमारे पास क्या है 0.5 है। ठीक हो गया। ओके। उसके बाद ना अब स्टेटमेंट के अंदर हमें से वो ये कह रहा है कि अगर एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है, वो उसके सेंटर से, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 10 kg is suspended at a distance of 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब क्या, इसको अगर हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करें 0.2 मीटर बनता है। ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म बार ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबी जो बार है उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर के फासले पर एक मैस को हमने हैंग किया है। ठीक है, सस्पेंड कर दिया। अब वो ये कह रहा है, ज़ाहिर बात है, अगर ये यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोई बॉडी इसके साथ अटैच करेंगे तो इसको ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर इस तरह ये इसके साथ ऐसे अटैच है, तो हम इस किनारे के ऊपर कितनी फोर्स लगाएं कि ये दोनों ऐसे बैलेंस्ड रहें। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अच्छा, अब आप लोगों ने समझना है, ये एक रॉड है, मैं इस सिरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाता, मैं अगर सिर्फ इसके साथ अटैच कर देता हूँ इस साइड पे कोई ऑब्जेक्ट, तो इसके ऑब्जेक्ट अटैच करने से क्या होगा, ये इस तरह घूम जाएगा, मतलब ये क्लॉक वाइज घुमाएगा। इसका मतलब ये है अगर ये मास m है तो इसका वेट w होगा, और w की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्लॉक वाइज हो रहा है। और कैसे, इसका इस हमारा टर्निंग पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस वेट का जो l होगा या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो 0.2 मीटर होगा। ठीक हो गया। इसका मतलब ये क्लॉक वाइज टॉर्क के अंदर हम इस w को कहते हैं ये F1 है, तो कैसे निकालेंगे, क्लॉक वाइज टॉर्क जो होगा वो F1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम
इस साइड पे फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बॉडी इस तरह रोटेट कर रही है, और ये कौन सी रोटेशन होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये जो अब हम फोर्स लगाएंगे, इसके लगाने से हमारे पास बॉडी किस रोटेशन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में होगी। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा F2 का, वो कितना है जी 0.5 मीटर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपने एंटी क्लॉकवाइज जब टॉर्क निकालना है तो F2 को मल्टीप्लाई करना 0.5 के साथ, और जब आपने क्लॉकवाइज निकालना है तो फिर आपने F1 को मल्टीप्लाई करना है 0.2 के साथ। मैं यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेता हूँ। गिवन है कि हमारे पास जो मैस है ना, ये हमारे पास है 10 किलोग्राम, ठीक है। और इसके अलावा अब ये W इसको हम निकालेंगे, तो इसको हम कहते हैं ये F1 फोर्स है। F1 हमारे पास होगी जी W के, W बराबर होगा mg के। तो यहाँ से हम F1, चले इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास 10 है मैस की वैल्यू, और जी की वैल्यू भी 10 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 100 न्यूटन की F1 आ जाएगी। F1 मीन्स उसका वेट आ जाएगा, ठीक है, जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम कह देते हैं कि L1 है। वो कितना है जी हमारे पास 0.2, बेसिकली हमें 20 सेंटीमीटर की वन है। कितना है जी 20 सेंटीमीटर। इसको अगर हम डिवाइड करें 100 के ऊपर तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा L1। उसके बाद हम देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टार के अंदर हमें L2 गिवन है, ठीक है। L2 आप, क्योंकि ये F2 हमने फाइंड आउट करना है, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है L2 वो 0.5 मीटर है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 फाइंड, अब लिखेंगे कि हम लोगों ने F2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, और हम उसी तरीके से सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे, समेशन टा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसका सलूशन लिखते हैं और इसको बाकायदा सॉल्व करते हैं। तो सलूशन के अंदर आप लोग यहाँ पे फिर अगेन लिखेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। क्लॉकवाइज मोमेंट्स कैसे बन रहा है, F1 को L1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, F1 मल्टीप्लाई बाय L1, और ये बन जाएगा F2 मल्टीप्लाई बाय L2। हमने F2 निकालनी है, F2 इधर रहेगी, ये L2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, F1 मल्टीप्लाई बाय L1 ओवर L2। तो F2 की वैल्यू निकालना, F1 की वैल्यू आपके पास है जी बच्चों, F1 हमारे पास है जी 100, L1 कितना है जी 0.2 डिवाइड बाय L2 कितना जी 0.5। इन सारों को अगर हम सॉल्व आउट करें तो आपके पास जो F2 की वैल्यू आती है वो बच्चे आती है 40 न्यूटन की, ठीक है। तो 40 न्यूटन की अगर हम फोर्स लगाएंगे तो जो हमने यहाँ पे मैस अटैच किया है M10 kg का, जिसकी वजह से फोर्स मतलब उसके जो वेट है W वो 100 न्यूटन की लग रही थी, उससे क्लॉकवाइज टार्क होगा। इसको रोकने के लिए सस्पेंड हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके दूसरे किनारे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो F2 40 न्यूटन की होगी, तब जाकर हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स की आपको समझ आ गई होगी। आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मज़ीद भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।